नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है जन राष्ट्रवाद के युग का प्रारंभ। गांधी जी का भारतीय राजनीति में किस तरह से प्रवेश हुआ, किस तरह से चंपारण सत्याग्रह से शुरू होकर के उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल वाली घटना को देखा, फिर खेरा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, हंटर आयोग तक सब हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो चैनल है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, उसमें आपको प्री और मेंस की तैयारी सारे पीसीएस की, बीपीएससी की, यूपीएससी की और एसएससी की साथ में कराई जाती है। और यहाँ पे आपको हर टॉपिक के साथ में पीवाईक्यू जो होता है प्री और मेंस का, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आपको एक ही जगह पे कंटेंट ही ना मिले बल्कि साथ में आपका प्री और मेंस के एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जन राष्ट्रवाद के युग के प्रारंभ की बात करते हैं, जब गांधी जी भारतीय राजनीति में आए थे। और सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा 1917 वाला, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल आएगा, फिर खेरा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, जलियांवाला हत्याकांड पढ़ेंगे और जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो हंटर आयोग बना था उसको पढ़ेंगे। हंटर आयोग 2 बार बना था, दोनों के बारे में हम जानकारी इसमें लेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारा काम किया था और लोगों को एकजुट किया था और सरकार के खिलाफ रंग भेद की नीति जो थी उनकी दक्षिण अफ्रीका सरकार की, उसके खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और काफ़ी सारी योजनाओं को बनवाया था वहाँ के लोगों के लिए। तो उसके बाद 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में निवास करते हैं। वहीं पर उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो उनसे मिलते हैं, जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत की परिस्थितियों को समझना है तो आप भारत में पूरा भ्रमण कीजिए, जगह जगह पर घूमिए। इससे आपको, जब भारत के लोगों से आप मिलोगे तो भारत की अभी करंट सिनेरियो क्या है, कैसे अंग्रेजों ने परेशान कर रखा है पूरे देश को, उस परिस्थिति को समझने में आपको मदद मिलेगी। और इस बात को गांधी जी मानते हैं और इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। बाद में वो चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 इसमें भाग लेते हैं और धीरे धीरे गांधी युग का शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी जो काम करते थे ना, उनके काम करने का एक निश्चित सुनिश्चित पैटर्न था। पहले वो सत्याग्रह का सहारा लेते थे, इस आंदोलन की शुरुआत होती थी। यहाँ पे जो स लिखा है मैंने, यहाँ पे तालव्य सो आप लिखिएगा, दंत स नहीं, तालव्य सो होगा। ठीक है, शुरुआत हुई थी। फिर वो लोगों को जोड़ने के लिए रचनात्मक कार्य करते थे, जैसे चरखा चलाना, है ना, लोगों को जोड़ने के लिए। और उसके बाद वो और अधिक लोगों को जोड़ते हुए आंदोलन को और गति प्रदान करते थे। और फिर एकदम से, यहाँ पर एकदम, इसको एकदम कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, टाइपो एरर है। तो एकदम से फिर आंदोलन को वो रोक देते थे, जिससे वो चाहते थे कि और अधिक ऊर्जा एकत्र करें। और फिर जब ऊर्जा मिल जाती थी तो फिर वो दोगुनी गति से आगे बढ़ते थे और फिर से वही पैटर्न था, सत्याग्रह फिर आंदोलन की शुरुआत। तो इस तरह से गांधी जी इस पैटर्न पे काम करते थे। इसी पैटर्न पे उन्होंने अफ्रीका में भी काम किया, दक्षिण अफ्रीका में, और इसी पैटर्न पे आप देखोगे आगे भारत की राजनीति में भी वो काम करेंगे और देश को आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हमें। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह पर, चूंकि ये बिहार से रिलेटेड टॉपिक है, तो इस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया है पहले भी, जो कि आपके बीपीएससी पाठशाला विद चौहान सेम चैनल पे बीपीएससी वाला जो स्पेशल सीरीज है उसमें आपको मिलेगा। और उसमें मैंने बहुत सारे प्री मेंस के प्रश्न भी डाले हैं चंपारण सत्याग्रह के, वहाँ भी जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन चूंकि ये एक सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है तैयारी, तो और मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जिसमें चंपारण सत्याग्रह का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं इसको सिर्फ बिहार के संदर्भ में ना छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ डिटेल से पढ़ने की कोशिश करी है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। पहला कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला सफल जन आंदोलन माना जाता है। यह बिहार के चंपारण जिले के किसानों का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन था। इसका मुख्य मुद्दा नील की जबरन खेती था। यहाँ पे क्या होता है, आपको 3 कठिया प्रणाली पढ़नी है, जिसमें जो वो चाहते थे अंग्रेज की जबरदस्ती किसान जो है वहाँ पे खेती करें 3 कट्ठे में। तो चलिए डिटेल से ही पढ़ लेते हैं एक बार। चंपारण का परिचय पहले पढ़ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह तो पहले समझना होगा चंपारण क्या है। बिहार के लोग भी चंपारण समझ में आता है उनको, बाहर के लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि चंपारण उत्तर पश्चिम बिहार का एक जिला था, अभी भी है। ठीक है, और ब्रिटिश काल में यह बिहार उड़ीसा प्रांत के तिरहुत डिवीजन का हिस्सा था।
18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती शुरू हुई और 1850 तक नील ही यहाँ की प्रमुख फसल बन गई थी। अब हम समझते हैं तीन कठिया प्रणाली क्या है, जिसके विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग 3 कट्ठा प्रति बीघा, जो यूपी बिहार के लोग हैं, बच्चे हैं, वो समझेंगे कि यहाँ पे जो जमीनों की जो इकाई होती है ना, वो बीघा में होती है, एकड़ में नहीं होती है। तो एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 3 कट्ठे पे तो 3/20 भाग हो गया। तो 3 कट्ठे पे नील की खेती करना, नील उगाना अंग्रेजों ने किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहते हैं और इस व्यवस्था को 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता था। क्यों? इसका कोई कानूनी आधार नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि कानून में ऐसा वर्णित था कि आपको ये ऐसा करना ही है। ये किसानों पे जबरन थोपी गई चीज थी। नील की खेती किसानों पे थोपी गई थी कि आप 20 कट्ठे के 1/3 मतलब 3/20 भाग में आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब किसानों को क्या समस्या है इसकी वजह से? उस समय औद्योगिक क्रांति हो रही थी इंग्लैंड में। तो जब यूरोप में कृत्रिम नील बन गया तो प्राकृतिक नील जो ये उगा रहे थे किसान, उसकी मांग घट गई। बागान मालिकों ने किसानों से समझौते रद्द करने के बदले भारी हर्जाना वसूला। प्रति बीघा 100 रुपये तक वसूले जाते थे। भुगतान ना होने पे 12% ब्याज का कर्ज दिया जाता था। किसानों को कम पारिश्रमिक और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। यहाँ एक और चीज हुई थी कि जो ये 3 कट्ठे में खेती होती थी ना, तो जिस हिस्से में नील की खेती होती थी वो हिस्सा लगभग बंजर हो जाता था। वहां और दूसरा फसल कोई भी सही से उपज नहीं होता था। ये भी एक कारण था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारंभिक किसान आंदोलन क्या हुआ? तो 1867 में पहला विरोध प्रदर्शन हुआ था। 1907-8 में दूसरा हुआ था और किसानों में व्यापक असंतोष फैल गया था। गांधी जी का जब प्रवेश होता है तो 1916 में किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया। ब्रज किशोर प्रसाद ने कांग्रेस में किसानों की समस्या उठाई और गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। ठीक है। अब अंग्रेजों से टकराव होता है इसी दरमियान, उसके बारे में समझते हैं। तो गांधी जी ने प्रशासन को शांतिपूर्ण जांच का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने धारा 144 लागू कर दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया गया। 18 अप्रैल 1917 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। बाद में सरकार ने मामला वापस ले लिया। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने बीपीएससी वाले सीरीज में समझाया है और पढ़ाया है। क्या हुआ था कि गांधी जी को जो वहाँ का कलेक्टर था उसने कहा कि आप के आने से यहाँ अव्यवस्था फैल गई है और धारा 144 लागू है, तो आप वापस चले जाइए। गांधी जी ने जाने से इनकार कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार करके उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी धारा को तोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो मजिस्ट्रेट ने कहा तो ठीक है, आप 100 रुपये का मुचलका भरिए, मतलब फाइन भरिए और आप जा सकते हैं। गांधी जी ने कहा ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इन पैसों को भरेंगे, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा हुआ है कि उस मजिस्ट्रेट ने खुद अपने पॉकेट से अपने पैसे 100 रुपये भरे और गांधी जी को जमानत पर छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि गांधी जी ना केवल चंपारण में बल्कि पूरे भारत में फेमस हो गए, चर्चित हो गए और यह आंदोलन सफल माना जाने लगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने सुनाया आपको। तो सत्याग्रह के महत्व को समझते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह है, सत्याग्रह क्यों जुड़ा हुआ है? तो भारत में सविनय अवज्ञा की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक प्रश्न आया है बीपीएससी में कि भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह था वो सविनय अवज्ञा ही था। सत्याग्रह मतलब सत्य के साथ आग्रह और सविनय अवज्ञा का मतलब विनय पूर्ण किसी भी चीज को नहीं मानना, तो वो एक ही बात हो गई। तो भारत में सविनय अवज्ञा की शुरुआत यहीं से हुई 1917 में चंपारण से, जो गांधी जी ने करी और गांधी जी को किसानों का व्यापक समर्थन मिला। अहिंसा और सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन के आधार बने आगे चलकर। ठीक है, आगे जाट समिति।
सरकार ने 1917 में एक जांच समिति का गठन किया। गांधी जी को समिति का सदस्य बनाया गया। कौन कौन सदस्य थे ये डिटेल मैंने डाला हुआ है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह का एक अलग से वीडियो बना हुआ है। समिति ने 4 अक्टूबर 1917 को रिपोर्ट पेश की और समिति ने क्या सिफारिशें करी, तो तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई, नील की खेती पूरी तरह स्वैच्छिक हो गई, तो अगर किसान चाहे तो खेती करे, ना चाहे तो ना करे, अंग्रेज या कोई भी बागान का मालिक या खेत का मालिक या जमींदार उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। समझौते की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर समझौता हुआ भी है तो, और खेत चुनने का अधिकार किसानों को मिले, ना कि जमींदारों को या अंग्रेजों को, और किसानों को से जो वसूली गई थी राशि उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया और अवैध करों की वसूली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, सरकार ने अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली। 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई और गांधी जी यहीं से राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह को समझना इसलिए भी जरूरी है कि आपने 1915 से गांधी जी क्या कर रहे थे प्रिटोरिया में, क्या कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, वहां अश्वेतों के लिए उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आप पढ़ोगे लिखोगे तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब राष्ट्रीय आप संदर्भ में, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को पढ़ते हो तो 1915 में उनका प्रादुर्भाव होता है भारतीय राजनीति में, और 1917 की जो चंपारण सत्याग्रह जहां आने से उन्होंने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन इतनी ज्यादा बार चिट्ठी लिखी राजकुमार शुक्ल ने कि उनको फिर यहाँ पे आना पड़ा। जब वो आते हैं तो सिर्फ राजकुमार शुक्ल नहीं, ब्रजकिशोर जी और आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, आपके राजकुमार शुक्ल तो थे ही, और कई सारे नेता, कई राजेंद्र प्रसाद जी, कई सारे नेता उनसे मिलते हैं। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि एक रसोईया से जुड़ी हुई है, बतक मियाँ से। कहा जाता है कि जब वो ठहरे थे एक आईबी में, तो वहाँ पे जो अंग्रेज का वहाँ का वो था, अंग्रेज तो नहीं, खास करके वहाँ पे वो जो लैंड होल्डर्स वाला सोसाइटी का अध्यक्ष था, उसने कहा कि इनके ना खाने में जहर मिला दो, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो जो रसोईया था वो राजेंद्र प्रसाद को जानता था, उसका नाम था बतक मियाँ, और राजेंद्र प्रसाद को उसने ये बात बता दी और गांधी जी की जान बच गई थी। तो ये भी एक स्टोरी जुड़ा हुआ चंपारण सत्याग्रह से। मैं जो भी स्टोरी बीच बीच में मुझे ध्यान में आएगा जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं मेन पॉइंट्स इसको। तो 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे वो गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे। उन्होंने बिहार में नील किसानों के शोषण, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, यह पहला सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन था और ये पूरी तरह से अहिंसक था। ठीक है, कौन कौन से थे जो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे गांधी जी के साथ, उनको एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाम आता है राजकुमार शुक्ल का। यह स्थानीय किसान नेता थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख वकील थे और सत्याग्रह के मुख्य आयोजक थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, सभी को पता है। फिर आते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद। बिहार के प्रसिद्ध वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दों की पैरवी की थी। फिर आते हैं जेबी कृपलानी, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे और प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। फिर आते हैं महरूल हक, ये मजरूल हक है, बिहार के दिग्गज वकील और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। फिर आते हैं एएन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख प्रतिभागियों में से एक और गांधी जी के करीबी सहयोगी। इनके नाम पे पटना में एन कॉलेज है। फिर आते हैं महादेव देसाई, जो गांधी जी के निजी सचिव थे और इस आंदोलन के मुख्य गवाह थे और लेखक भी थे। फिर आते हैं नरहरि पारिख, जो गांधी जी के आश्रम के सहयोगी और प्रमुख सत्याग्रहियों में से एक थे। तो इस तरह से हमने चंपारण सत्याग्रह को उसको समझने का प्रयास किया, और कहीं भी प्री मेंस में कहीं से भी प्रश्न आएगा आप आराम से बना पाओगे, लिख पाओगे, इससे ज़्यादा कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। जहां चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है, वहीं अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 1918 की घटना है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो पहला प्रमुख श्रमिक आंदोलन हुआ, पहला जो किसान आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह, पहला जो प्रमुख श्रमिक आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल, और यह भारत के प्रारंभिक सफल सत्याग्रहों में से एक था। श्रमिक अधिकारों और अहिंसक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। किसे? अहमदाबाद मिल हड़ताल को। 1918 में अहमदाबाद के सूती मिलों में हड़ताल हुई। अभी भी अहमदाबाद में कई सूती मिलें हैं। ठीक है, लगभग 40,000 मजदूर इस हड़ताल में शामिल थे। यह भारत के सबसे अधिक प्रलेखित श्रमिक आंदोलनों में से एक है। महात्मा गांधी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच इसमें मध्यस्थता की थी।
है ना। तो इसलिए इस हड़ताल में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हड़ताल की पृष्ठभूमि क्या रही, इसको देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स वाइज समझाने का प्रयास इसलिए किया है कि अगर आपको मेंस में ये प्रश्न आ जाए किसी भी तरह से, तो आपको पॉइंट्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पॉइंट्स में नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलते मेंस में। तो मैंने पॉइंट्स वाइज सजाने की प्रयास करी है, बताने का कोशिश करा है, और प्री में जो प्रश्न आएगा वो इसके अंदर से ही आएगा, वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। 1917 में भारी वर्षा से फसलें नष्ट हो गई, प्लेग महामारी फैल गई, बारिश होती है, चूहे आए, प्लेग फैला, गंदा किया। तो अगस्त 1917 से जनवरी 1918 तक महामारी का प्रभाव रहा और 10% से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हड़ताल का कारण क्या बना। श्रमिकों को रोकने के लिए प्लेग बोनस दिया गया। जनवरी 1918 में प्लेग समाप्त होने पर बोनस बंद कर दिया गया। ठीक है, जबकि फसलें नष्ट हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई, मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, मिल मालिक केवल 20% वृद्धि देने को तैयार थे। कई मजदूरों को निकालकर नए मजदूर नियुक्त किए गए, इससे मजदूरों में असंतोष फैला। पहले ही फसलें नष्ट हो गई थी, महामारी से वो परेशान थे, 10% अधिक लोग मर गए थे। और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, क्योंकि 1918 प्रथम विश्व का समय चल रहा था, देश में महंगाई बढ़ गई थी। मजदूरों ने कहा 50% वेतन दो, वेतन तो नहीं बढ़ाया, बोला 20% बढ़ाऊंगा, और मजदूरों को निकाल भी दिया जो जिद कर रहे थे, और नए मजदूर भर्ती कर लिए। इससे मजदूरों में संतोष पैदा हुआ, जो कि हड़ताल का कारण बना। यह अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 की बात हो रही है। अब एक इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम आता है अनुसुईया साराभाई, उनकी भूमिका को देखते हैं। मजदूरों ने समाज सेवी अनुसुईया साराभाई से सहायता मांगी। उन्होंने महात्मा गांधी को हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया। जैसे चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल को बोला था किसानों ने, और राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को, उसी तरह अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों ने अनुसुईया साराभाई को बोला, और अनुसुईया साराभाई जो समाज सेवी थे, उन्होंने महात्मा गांधी से बोला कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। गांधी जी ने दोनों पक्षों के बीच समाधान खोजने का प्रयास किया। ठीक है, गांधी जी की रणनीति क्या रही। अहिंसक सत्याग्रह अपनाया गया, यहाँ भी शांतिपूर्ण हड़ताल आयोजित की गई, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं। दोनों पक्षों के सम्मान को बनाए रखने पर जोर दिया गया। 50% और 20% के बीच समझौते के रूप में 35% वेतन वृद्धि की मांग रखी गई। कितना सटीक था, मजदूर चाहते थे 50%, मालिक चाहता था 20%, दोनों को जोड़ के बाय 2, 70 का आधा 35, तो बीच का इससे ज्यादा बीच बचाव नहीं हो सकता, है ना। तो 35% वेतन वृद्धि की मांग रखी गई। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल की विशेषताएं क्या थी। गांधी जी का पहला बड़ा श्रमिक आंदोलन था। पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, अहिंसा सत्याग्रह का सहारा लिया था। अहिंसा और सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह में भी था, लेकिन गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी, अहमदाबाद मिल हड़ताल में। पहली बार इन्होंने फास्ट किया, अनशन किया, और ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। परिणाम क्या पड़ा, मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली, जो चाहते थे गांधी जी हुई बात, और श्रमिकों की जीत हुई। गांधी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई, चंपारण से बढ़ी थी, अब अहमदाबाद मिल से बढ़ गई। अहिंसक संघर्ष की शक्ति स्थापित हुई और भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों को दिशा मिली। अभी क्या हो रहा था कि उदारवादी, उग्रवादी, क्रांति जो थे क्रांतिकारी, ये सब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब गांधी जी का पदार्पण होता है भारतीय राजनीति में, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वो अहिंसा सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं, सत्य और अहिंसा का। इससे एक जब दो जीत उनको मिलती है बैक टू बैक 1917 और 1918 में, चंपारण और अहमदाबाद मिल वाले हड़ताल में, तो पूरे देश में अहिंसक संघर्ष से भी जीता जा सकता है, ये एक शक्ति के रूप में उभरा, और भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों को दिशा मिली, क्योंकि लड़ झगड़ के सारा काम नहीं होता। अब खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, ये भी 1918 की घटना है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला बड़ा किसान आंदोलन था, गुजरात के खेड़ा जिले में आयोजित किया गया था, और किसानों को अन्यायपूर्ण भूमि कर से राहत दिलाने का आंदोलन था। अब आप समझिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल किसानों को वेतन में वृद्धि दिलाने के लिए, चंपारण सत्याग्रह किसानों को तिनकटिया प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए, खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा जिले में किसानों को अन्यायपूर्ण भूमि कर जो लैंड टैक्स है उससे राहत दिलाने के लिए। इसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। खेड़ा सत्याग्रह की प्रकृति क्या थी, अहिंसक किसान आंदोलन था, सत्याग्रह था। उद्देश्य क्या था, किसानों को भूमि राजस्व कर से राहत दिलाना। खेड़ा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या रही, 1918 में सूखा पड़ा, अकाल और प्लेग का प्रकोप, फसलें बुरी तरह नष्ट हो गई, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, किसानों के पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए सत्याग्रह का सहारा गांधी जी ने लेने को कहा। आंदोलन के कारण क्या थे, ब्रिटिश सरकार ने भारी भूमि कर लगाया था,
फसल नष्ट हो गई, सूखा पड़ गया, अकाल और प्लेग आ गया और इनको टैक्स चाहिए थे। ठीक है, खराब फसल होने के बावजूद टैक्स कर माफ नहीं किया गया, सरकार ने पूरा राजस्व वसूलने पर जोर दिया और किसानों की आजीविका संकट में पड़ गई। यही खेरा सत्याग्रह आंदोलन के कारण बने। ठीक है, गांधी जी की क्या भूमिका रही? चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ गई थी। किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया, सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन चलाया। रणनीति क्या रही आंदोलन की? किसानों से कर ना देने की अपील की, उन्होंने टैक्स मत दो। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एकजुटता और अनुशासन बनाए रखिए, साथ में रहिए और अनुशासित रहिए, और ब्रिटिश सरकार पर नैतिक दबाव बनाया गया। प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, साथ में शंकर लाल बैंकर, इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई। ये महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भी थे। ठीक है, परिणाम क्या रहा खेरा सत्याग्रह का? गरीब किसानों से कर वसूली स्थगित कर दी गई, कुछ किसानों को कर में राहत मिली, जब्त संपत्तियां लौटाई गईं, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा, गांधी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत हुआ। और इस खेरा सत्याग्रह का महत्व क्या रहा? भारत का यह महत्वपूर्ण किसान आंदोलन सत्याग्रह की प्रभावशीलता सिद्ध हुई इसमें, किसान राजनीति का विस्तार हुआ इसमें, और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पे 3 आंदोलन खड़ा किया और तीनों में सफलता प्राप्त। आइए अब रॉलेट एक्ट 1919 एवं रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं। 1917 देख लिया, 1918 देख लिया, अब 1919 में देखते हैं। रॉलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया। इसका आधिकारिक नाम अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इसे सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। जब आप विकिपीडिया में देखोगे ना रॉलेट एक्ट, तो आपको ये नाम मिलेगा वहाँ पे, अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अगर हिंदी में सर्च करोगे तो यही आएगा। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, यहाँ दबाना नहीं, यहाँ कुचलना शब्द होना चाहिए। ठीक है, रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? बिना मुकदमे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना अदालत में दोष सिद्ध हुए जेल भेजा जा सकता था, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को सीमित किया गया। देखिए, बिना अदालत में दोष सिद्ध हुए मतलब बिना अदालत में पेश हुए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही होता है कि अदालत में 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया है उसको पुलिस पेश करेगी, तो इसके अधिकार को सीमित कर दिया, तभी तो बिना अदालत में गए हुए जेल भेज दिया। ठीक है, सरकार को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो गई, अब वो किसी को भी उठा लेते थे। ठीक है, कोई मुकदमा नहीं करना है, कोई मुकदमा नहीं, कोई दोष सिद्ध हो ना हो, जेल उठा के भेज दो, जो करना है करो उसके साथ, है ना। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? आप समझ गए होंगे क्यों कहा गया। नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, भारतीयों की स्वशासन की उम्मीदों को झटका लगा और महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि किसने काला कानून कहा था? महात्मा गांधी ने। रॉलेट सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। 1919 26 फरवरी 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित कई शहरों में आंदोलन फैला। तो रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह। सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कई स्थानों पर हिंसा फैल गई। पंजाब में सर माइकल ओ डायर ने कठोर दमन किया। ये जलियांवाला बाग की बात हो रही है, आगे वो आएगा डिटेल से, आप समझना। पंजाब में आतंक का वातावरण बना दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह की सीमाएं क्या थी? रॉलेट एक्ट को निरस्त नहीं करा सका। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रभाव सीमित रहा। आंदोलन कई जगह हिंसक हो गया, जो गांधी जी नहीं चाहते थे। जनता सत्याग्रह के अनुशासन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी और गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का सिंपल सा फंडा था, अगर आपने कहीं भी हिंसा की बात करी तो वो आंदोलन को वापस ले लेते थे। रॉलेट सत्याग्रह का महत्व क्या है? पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना, कांग्रेस की राजनीति जन आंदोलन में बदली, गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, भविष्य के आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण सीख मिली किस तरह चलाना आंदोलन को, और कांग्रेस संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अब आगे चलते हैं। ये मैंने फोटो कहीं से निकाला है। देखिए, मैं एक बार बता दूं कि जो भी फोटोज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से मैंने गूगल इमेज से ही निकाल के डाला है।
मैं कोई फोटो नहीं बना सकता इस तरह का, लेकिन मुझे लगा ये रेलिवेंट लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको डाला है, थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए और कुछ नहीं। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जनरल डायर की बात करेंगे। देखिए जनरल डायर जब बोलते हैं तो दो नाम आएंगे, वो मैं दोनों धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी अरे वो था ब्रिगेडियर जनरल REH डायर, है ना। और जो जनरल O डायर था वो बंदा था जिसको जाके उधम सिंह ने इंग्लैंड में मारा था। तो ये दोनों अलग अलग लोग थे। अच्छा, उसको क्यों मारा था जबकि गोली से चलवाई थी? इसलिए क्योंकि उस समय वही बंदा था जिसने इसको जनरल REH डायर को बुलाया था, क्योंकि उसको लगता था कि ये बंदा दुर्दांत है, ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी तरह से विद्रोह को दबा सकता है, चाहे जो करना, उसे पूरी छूट दी थी। दोनों डायर डायर ही थे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और चूंकि उसने ऑर्डर दिया था इसलिए उसका मरना जरूरी था, इसलिए उधम सिंह ने उसे मारा, ठीक है। तो हम अब रॉलेट सत्याग्रह से आगे बढ़ते हैं और उसी की वजह से जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसकी बात करते हैं। तो पहले तो इसको ऐसे समझिए पॉइंट वाइज कि शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की गई थी। लगभग 379 लोगों की मृत्यु, कहीं 379 कहीं 1000 लिखे, ऐसा सरकारी आंकड़े हैं, बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक है। कहीं कहीं ऑथेंटिक डेटा कहीं भी नहीं है। यह भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुखद घटनाओं में से, और ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इसके बाद आंदोलन जो है वो अग्रेसिव हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, एक शहीद उधम सिंह करके एक हाल में मूवी आई थी जिसमें मेरे ख्याल से विकी कौशल ने एक्टिंग करी है। आप उस मूवी को देखिएगा, उसमें इस तरीके से दिखाया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड को कि आपको बिल्कुल फील होगा कि इन्होंने क्या किया था, कितने ज़्यादा क्रूर थे ये, ठीक है। तो घटना क्या थी उसकी बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। और इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे बैसाखी के दिन, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटना हुई, ये वाली घटना। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के पास का इलाका है जहां बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। अधिकांश लोगों को सरकारी प्रतिबंधों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब हंगामा शुरू हो गया था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद, तो धारा 144 लगा दी गई थी शहर में, लोगों को जानकारी सही से नहीं थी। आदेश देने वाला अधिकारी जो था वो ब्रिगेडियर जनरल, ये नाम याद रखिएगा, REH डायर था। यह जनरल डायर जो बोलिए, वह सैनिकों के साथ पहुंचा। बाग में एक ही निकास था, वहीं से जाते थे वहीं से लोग निकलते थे, उसको बंद कर दिया और बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया था। नियति भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। ये मैंने 2 फोटोज लगाए हैं, आप यहाँ से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम क्या हुए? ब्रिटिश शासन से भारतीयों का विश्वास टूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की पृष्ठभूमि बनी है और स्वतंत्रता की मांग मजबूत हुई। प्रमुख प्रतिक्रियाएं जानते हैं। गांधी जी ने क्या किया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? केसरे हिंद जो इनको दिया था अंग्रेजों ने, उसकी उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग 1919 का गठन किया, ठीक है। आयोग ने जनरल डायर के कार्यों की निंदा की, लेकिन कोई कठोर दंड नहीं दिया। फिर कांग्रेस को लगा कि हम अलग से जांच करेंगे। कांग्रेस ने एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जिसमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी मेन थे। निष्कर्ष ये निकला कि डायर की जो कार्रवाई है वो अमानवीय है और जो मार्शल लॉ लगा था शहर में वो भी अनुचित था। अब नाम आता है उधम सिंह का। उधम सिंह का मूल नाम वो बोलते थे राम मोहम्मद सिंह आजाद, और सभी धर्मों को मिला के, ठीक है। 1940 में इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की। देखिए ये जनरल डायर अलग था, ये वही था बंदा जिसने उस जनरल डायर को बुलाया था अमृतसर। तो 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या की, जलियांवाला बाग का बदला लिया। 1940 में उन्हें फांसी दी गई। 1974 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई, उनको इंग्लैंड में ही फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अब एक और नाम आता है सर चेतुर शंकर नायर।
ये अभी एक और भी मूवी आई है केसरी 2, उसमें मेरे ख्याल से अक्षय कुमार जी ने इसका रोल किया है। तो सर चेत्तूर शंकर नायर का नाम आता है, जिनका संबंध जलियांवाला बाग से है। विरोध स्वरूप वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये वायसराय की कार्यकारिणी में थे, इतने बड़े आदमी थे, इन्होंने उसकी कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गांधी एंड एनार्की 1922। माइकल ओडायर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया उस बुक में, और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के पक्षपात को बुक में उजागर किया है। तो ये 2-3 चीजें आपको समझनी है। एक तो गांधी जी ने कैसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, है ना। कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई थी, उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को मारा था, और सर चेत्तूर शंकर नायर ने गांधी एंड एनार्की 1922 किताब लिखा था। ठीक है, ये चीजें जलियांवाला बाग से संबंधित। अब आता है हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, जलियांवाला बाग वाला जो हंटर आयोग था वो 1919 में है, और जो हंटर शिक्षा आयोग है वो 1882 में। पहले इसको पढ़ते हैं। तो हंटर शिक्षा आयोग जो है वो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड रिपन, और अध्यक्ष थे इस शिक्षा आयोग के सर विलियम हंटर। आधिकारिक नाम जो था इस आयोग का वो था भारतीय शिक्षा आयोग। उद्देश्य क्या था? भारत की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाना, स्थानीय निकायों को आपको शिक्षा की जिम्मेदारी देना, और शिक्षा के विकास के लिए अस्थायी नीति बनाना। एक तरह से ये अच्छा काम था। प्रमुख सिफारिशें क्या थी? जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे समझ पाए चीजों को, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए, माध्यमिक, मिडिल और हाई उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, और निजी संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ में बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम बनाए जाए। दूसरा जो सिफारिश थी वो था निःशुल्क शिक्षा का था। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, देसी पाठशालाओं को मान्यता एवं अनुदान दिया जाए पैसे, पंडितों और मौलवियों के विद्यालयों को सहायता दी जाए, और सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाए। एक तरह से हंटर शिक्षा आयोग जो था वो भारत में एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से बदलना चाह रहा था, अच्छा करना चाह रहा था। ठीक है, हंटर आयोग का महत्व क्या हुआ? शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपने का सुझाव दिया गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान हुआ। शिक्षा के विकास हेतु स्पष्ट नीति प्रदान करी इस आयोग ने, और अगले 2 दशकों में शिक्षा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। तो ये हमने पढ़ा हंटर शिक्षा आयोग 1882। अब जो जलियांवाला बाग में हंटर आयोग था उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसने एक तरह से तो बेगुनाही साबित कर दिया था, बोल दिया था जनरल डायर। 29 अक्टूबर 1919 को बनाया गया था जलियांवाला बाग हंटर आयोग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे वीर पर गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 1000 लोग मारे गए, लगभग 1500 लोग घायल हुए। मैं फिर से बोलूं, कहीं 389 है, कहीं 1000, कहीं 1500, ये डेटा सटीक नहीं है। आप बस ये लिखिएगा कि कई लोग मारे गए, अनगिनत लोग मारे गए, गिनती किसी ने सही से नहीं करी। आयोग के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? ये हंटर आयोग की बात हो रही है 1919 वाले। लॉर्ड विलियम हंटर अध्यक्ष थे, WF राइस न्यायमूर्ति, GC रैंकिन, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर चिमन लाल सेतलवाद, पंडित जगत नारायण, और सरदार सुल्तान अहमद खान। जनरल डायर का बयान क्या आया? तो भीड़ को तितर बितर करने के साथ विद्रोह दबाना हमारा उद्देश्य था। मशीन गन और बख्तबंद गाड़ियों का हमने प्रयोग किया, इसकी योजना थी, और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं दी गई। आयोग की रिपोर्ट क्या आई? 26 मई 1920 को जनरल डायर को कर्तव्य की गलत अवधारणा के लिए दोषी ठहराया। पंजाब में मार्शल लॉ को उचित माना, और गोली चलाने से पहले चेतावनी देने की बात कही। मतलब चेतावनी देकर गोली चलाते कोई बात नहीं, है ना। गोलीबारी की अवधि को नहीं होता है, इतनी देर तक गोली क्यों चलाया, थोड़ी देर चला के छोड़ देते। आप समझो कि क्या मेंटालिटी थी उस समय उस आयोग की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कांग्रेस जांच, जब कांग्रेस को लगा कि ये सही से जांच नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। इनको पता था कि इनके जांच का कोई प्रभाव पड़ना है नहीं, फिर भी इन्होंने जांच करी, क्योंकि खुद को संतुष्टि प्रदान करना और लोगों को दिखाना कि हम इसमें कुछ कर रहे हैं, और ये उस समय जरूरी भी था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घटना की अपनी स्वतंत्र जांच कराने का निर्णय लिया। यह जांच ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त आधिकारिक हंटर समिति के साथ साथ ही की गई थी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच और सबूत जुटाने के लिए एक गैर सरकारी समिति का गठन किया। इस समिति में प्रमुख राष्ट्रीय नेता शामिल थे। कांग्रेस जांच समिति का नेतृत्व पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, महामना ने, जिन्हें अक्सर आदरपूर्वक मालवीय जी के नाम से
जाना जाता था। हालांकि महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और अन्य लोग भी इस समिति के सदस्य थे, लेकिन मालवीय जी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। इस तरह से हमने जलियांवाला बाग वाला हंटर आयोग भी पढ़ लिया। अब जो प्री और में किस तरह के PYQs आते हैं इन तीनों चैप्टर से, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने को किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है ये। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल देखिए आ गया? अहमदाबाद मिल हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था? फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी ना वसूलने की छूट ना देना, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। रोलट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और हैबेस corpus प्रतिष्ठित को सीमित करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दी थी, और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन? हंटर आयोग। मैंने डिटेल से पढ़ाया आपको। अब मेंस में किस तरह के प्रश्न आते हैं? तो चंपारण सत्याग्रह कारण एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। मैंने आगे पीछे बताया हुआ है। गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग में अहमदाबाद मिल मैंने डिटेल से बता दिया। खेरा सत्याग्रह डिटेल से बता दिया। रोड डिटेल से बता दिया। जलियांवाला हत्याकांड डिटेल से। इन सब में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ड पकड़ना है: विश्लेषण, विवेचना, है ना, और परीक्षण। उसके बाद आप ये देखो, कारणों पर प्रकाश डालिए, और आलोचनात्मक समीक्षा। ये सब चीज़ें मैं वैसे आपको अलग से बताऊंगा फिर कि इनका मतलब क्या होता है, लेकिन इन सबको पकड़ के ही आपको आंसर राइटिंग करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए और फिर मार्क्स नहीं मिले। इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक समाप्त कर लिया। और अगला जो टॉपिक है वो एक्चुअल में तो होना था खिलाफत, असहयोग और साइमन कमीशन पे, लेकिन इसकी तैयारी हम बिहार स्पेशल में कर चुके हैं। मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल का जो मॉडर्न बिहार हिस्ट्री वाला है उसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अगर खिलाफत पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने पूरा खिलाफत पर डिटेल से पढ़ाया, असहयोग डिटेल से पढ़ाया, साइमन कमीशन, और फिर मैंने पॉइंट बनाया कि बिहार में खिलाफत का क्या प्रभाव पड़ा, असहयोग का क्या प्रभाव पड़ा, या साइमन कमीशन का। तो आप वो देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। उसमें मैंने नेशनल लेवल पे जो भी प्रश्न आने चाहिए वो भी बता दिए हैं, और स्टेट लेवल पे भी क्या इफेक्ट पड़ा था इन आंदोलनों का, वो भी बताया है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा वो सविनय अवज्ञा पर लेके आऊँगा। हालांकि इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊँगा। गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊँगा, और सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट जो गांधी जी और आपके अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था, उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, चैनल का नाम BPSC पाठशाला विद चौहान है, जिसमें आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ में कराई जाती है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। चैनल के जो भी शॉर्ट्स मैं डालता हूँ उसमें कंटेंट ही होता है, उसमें कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं होती है। शॉर्ट्स से भी आप जानकारी ले सकते हो फ्री टाइम में। और अगर वीडियो आपने 2-3 बार देखा तो प्री और मेंस से कहीं से कोई भी प्रश्न जिस टॉपिक से अब मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है आपने कोई एग्जाम दिया उस टॉपिक से प्रश्न आया और मेरे वीडियो में नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी प्रश्न ऐसा होगा। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं और सविनय अवज्ञा, गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पुरस्कार के साथ साथ पूना पैक्ट की बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।